हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एलएसी पर ओपन फायरिंग करने के बाद करीब 30 से 40 चीनी सैनिक अभी भी नुकीले हथियारों के साथ वहां पर जमे हुए हैं। सीमा पर तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्री अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ रशिया में आयोजित कर सकते हैं बाइलेटरल मीटिंग। विदेश मंत्री ने लद्दाख के हालातों को बताया है बेहद गंभीर। चीन के बाद अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ की भारत को खुली चेतावनी। और चीन को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी अपग्रेड करने जा रही है अपने बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को। जैसे कि आज दिन में हम आपको अपने क्विक अपडेट के माध्यम से कल सोमवार को भारत और चीन के बीच शुरू हुए एक नए विवाद के बारे में जानकारी दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि कल 7 सितंबर को चाइनीज ट्रूप्स ने एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की थी और वे लद्दाख में मौजूद इंडियन आर्मी की एक फॉरवर्ड पोजीशन के बेहद करीब आ गए थे। हालांकि इंडियन आर्मी ने चीनी सैनिकों के इस प्रयास को नाकाम कर दिया था, लेकिन इसी बीच चीनी सैनिकों की तरफ से हवा में कुछ वार्निंग राउंड्स फायर किए गए थे और फिर जिसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी पर्याप्त जवाब दिया गया है। हालांकि अभी सिचुएशन यह है कि चीन भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने पहले फायरिंग की, और जबकि भारत ने चीन के इस आरोप को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि पहली फायरिंग चीन की तरफ से ही की गई थी। और बता दें कि एलएसी पर इस तरह की फायरिंग की घटना करीब 45 साल बाद सामने आई है। और अब इस विवाद से जुड़ी कुछ नई जानकारियां भी सामने आ चुकी हैं कि कल जो फायरिंग वाली घटना हुई है उसके बाद से ही रिजांगला के करीब मुखपरी हिल पर चीनी सैनिक भाले और ऐसे ही नुकीले हथियार लेकर इंडियन आर्मी से कुछ ही मीटर की दूरी पर जमे हुए हैं, और जिससे दोनों देशों के बीच स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। और जानकारी के मुताबिक ये घटना कल सोमवार शाम करीब 6 या 7 बजे के बीच पूर्वी लद्दाख के रिजांगला इलाके के उत्तर में मुखपरी हिल पर हुई थी। और जबकि चीन इस पहाड़ी को सेनपाओ के नाम से बुलाता है और ये जो पूरा एरिया है ये चुशुल सेक्टर के ही अंदर आता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कल वाली घटना से पहले एलएसी पर जो फायरिंग हुई थी वो हुई थी आज से करीब 45 साल पहले 1975 में, जब चीनी सेना ने पेट्रोलिंग कर रहे असम राइफल्स के जवानों पर फायरिंग कर दी थी। और इस घटना में हमारे करीब 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। और अभी फिलहाल एलएसी की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण है और यहाँ पर 30 से 40 सैनिक मुखपरी हिल के नीचे डटे हुए हैं और उन सभी के हाथों में भाले जैसे तेजधार हथियार मौजूद हैं। और इसी के रिगार्डिंग उनकी कुछ पिक्चर्स भी वायरल हुई हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये सब शुरू हुआ है 2930 अगस्त के विवाद के बाद से, क्योंकि चीन अपनी उस हार से बहुत बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है और जिसके चलते अब वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और जबकि चाइना के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स और चाइना डेली की तरफ से इस विवाद को लेकर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल पर भी कुछ टिप्पणी की गई है। और इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने ये आया है कि हमने चीन की ये सारी रिपोर्ट्स देखी हैं जो कि पूरी तरीके से गलत हैं और वो किसी भी तरह के फैक्ट पर आधारित नहीं है, और हम मीडिया से आग्रह करते हैं कि वो इस तरह की फर्जी रिपोर्टिंग ना करें। और बाकी आज के क्विक अपडेट में हम आपको ये बता ही चुके हैं कि चीन के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये तक कहा गया है कि चीन भारत के साथ कोई भी सीमा युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो चीन उससे पीछे भी नहीं हटेगा। हालांकि वो बात अलग है कि चीन बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वो भारत के साथ कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो कभी भी नहीं जीत सकता है, और उसका कारण केवल ये नहीं है कि भारत चीन के मुकाबले इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में सबसे ज्यादा ट्रेंड है, बल्कि ये भी है कि भारत को चीन के मुकाबले में सबसे ज्यादा युद्ध का अनुभव भी है। और वैसे भी 1962 से लेकर अभी तक भारत काफी ज्यादा बदल चुका है, और अभी के समय चीन अगर भारत से भिड़ता है तो भारतीय सेना चीनी सेना को पहली फुर्सत में रवाना कर देगी। आज शाम को सीसीएस की एक मीटिंग आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ अन्य सीनियर डिफेंस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे। और जबकि इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि रशिया में एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ भी मीटिंग आयोजित कर सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग से पहले भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से पूर्वी लद्दाख के हालात को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्वी लद्दाख के मौजूदा हालात को बेहद ही गंभीर करार दिया है। और उनका कहना है कि ऐसे हालात में दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बेहद ही गंभीर और गहरी बातचीत की जरूरत है। और उनका ये भी कहना था कि बाइलेटरल मीटिंग्स के दौरान सीमा के हालात से अलग हटकर दोनों देशों के बीच के रिश्तों को नहीं देखा जा सकता है। और भारतीय विदेश मंत्री ने ये बात इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में कही है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि रशिया में मीटिंग के दौरान
वे अपने चाइनीज काउंटर पार्ट को क्या संदेश देंगे, तो उनका कहना था कि मैं उन्हें वास्तव में क्या कहूँगा ये जाहिर है कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। हालांकि उनका कहना था कि उनका जो रुख है वो सीमा पर शांति बनाए रखने के व्यापक सिद्धांत पर ही केंद्रित होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें यह स्पष्ट है कि सीमा पर फोर्सेस का इस्तेमाल सबसे कम ही रहेगा। बाकी रिजांगला की ऊंचाइयों पर दोनों देशों के ट्रूप्स के बीच तनाव जारी रहने के बावजूद भी फिलहाल भारत और चीन दोनों ही लगातार एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसके साथ आपको एक जानकारी और दे दें कि अरुणाचल प्रदेश के जो 5 युवा लापता हुए थे उन्हें ट्रेस कर लिया गया है, और इसके रिगार्डिंग इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को हॉटलाइन पर जो मैसेज भेजा था उसके जवाब में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से कंफर्म किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के वो 5 युवा उनकी ही तरफ हैं, और बाकी अन्य तौर तरीकों के माध्यम से उन्हें भारत को हैंडओवर करने की प्रोसेस चल रही है। और जबकि कल की ही बात है कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इसके रिगार्डिंग कुछ भी बताने के लिए उनके पास जानकारी है ही नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी अपने पुराने BMP-2 के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज को इंक्लूड करना चाहती है, और इसे अपग्रेड के लिए 4 सितंबर को इंडियन आर्मी की तरफ से एक इनिशियल टेंडर भी जारी किया गया है। और इस टेंडर के साथ इंडियन आर्मी का कहना था कि सीमा क्षेत्रों पर एक बड़े पैमाने पर मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस के लिए और जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनकी हरकतों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास पर्याप्त कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम यहाँ पर पैदा होने वाले किसी भी खतरे का सामना कर सकें। और बता दें कि ये BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बिल्डअप को काउंटर करने के लिए पूर्वी लद्दाख में तैनात भी किए गए हैं। हालांकि ये एंटी टैंक मिसाइल्स, कैनन्स और मशीन गन्स के साथ इक्विप्ड हैं, लेकिन इनमें कमी है तो वो है नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज की, यानी कि रात के समय लड़ने के लिए ये सक्षम नहीं है। और इसलिए इंडियन आर्मी ने इनकी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए टेंडर जारी किया है, और आर्मी की तरफ से इस टेंडर का जवाब अक्टूबर के मध्य तक मांगा गया है। और आर्मी के इस अपग्रेड पैकेज में 3rd जनरेशन का थर्मल इमेजर बेस्ड गनर साइट, 3rd जनरेशन का थर्मल इमेजर बेस्ड पैनोरामिक कमांडर साइट और मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे अपग्रेड शामिल हैं। LAC पर चीन भारत के खिलाफ कुछ हरकत करे और उसका फायदा पाकिस्तान ना उठाए, ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए चीन के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स की सीमा युद्ध वाली रिपोर्ट के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से भारत को चेतावनी दी गई है कि वो भारत के साथ 5th जनरेशन या फिर हाइब्रिड वॉर जीतेंगे। और ये फ्रेश चेतावनी सीधे आई है पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से। चलो इस बार कम से कम ये तो है कि इस तरह की चेतावनी किसी मिलिट्री पर्सनल की तरफ से आई है, वरना तो पाकिस्तान के रेल मंत्री भारत के साथ न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी दे देते हैं, जैसे कि मानो न्यूक्लियर बॉम्ब उनके घर पे ही रखा है। बाकी इस बार पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने रविवार को रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स में आयोजित डिफेंस डे एंड मार्टर्स डे सेरेमनी के दौरान भारत को खुली चेतावनी दी है और ये दावा किया है कि वे भारत के साथ 5th जनरेशन या फिर हाइब्रिड वॉर जीतेंगे। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर के फॉर्म में कई अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनका उद्देश्य होता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को बदनाम करना। वैसे बदनाम तो उसे किया जाता है जिसका कोई नाम हो, अब पाकिस्तान का जिसमें नाम है वो चीज तो पहले से ही बदनाम है। खैर छोड़ो, पाकिस्तान के समझ में ये बात कभी आएगी नहीं। बाकी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि हम इस खतरे से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम देश की कोऑपरेशन के साथ इस युद्ध को जरूर जीतेंगे। हालांकि उन्होंने अपने स्पीच में भारत का कोई अलग से नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि अगर कोई युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से बराबर का जवाब दिया जाएगा। वैसे उन्होंने ये बताया नहीं कि पाकिस्तान का ये जवाब कैसा होगा, 1965 की तरह होगा, 1971 की तरह होगा या 1999 की तरह होगा। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ तो ये मानते हैं कि जो 1965 का वॉर था उसमें पाकिस्तान ने भारत को हराया था, और उनका ये भी कहना था कि इस युद्ध में भारत पाकिस्तान की तुलना में कहीं गुना बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भारत को हराया। बाकी उन्होंने कश्मीर पर भी 2-4 बकवास करी हैं। बाकी उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान रियलिटी में जीता है और हमारा खून, हमारा जुनून और हमारे कार्य हर मोर्चे पर इस बात के गवाह होते हैं। खैर उस देश की बात क्या ही करें जो दूसरों के रहमो करम पर चल रहा है, और वैसे भी पाकिस्तान को मालूम है कि अभी चीन और भारत के बीच वैसी विवाद चल रहा है, और अगर पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा ना भी उठाना चाहे और वो भारत के खिलाफ कुछ ना भी बोलना चाहे तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो अपनी मर्जी का करेगा तो उसका खर्चा पानी बंद हो सकता है। अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप हमें वहां जाकर फॉलो जरूर करें, क्योंकि भारत चीन विवाद से जुड़े जो भी नए अपडेट्स होंगे वहां पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और हमारे ट्विटर हैंडल्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोमवार को रशियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि रशियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटरप्राइज व्यवस्था की तरफ से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस सूट्स के मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर दिया गया है, जो कि भारत के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान का हिस्सा होंगे। और बता दें कि जो ये जिवेज्जा है ये रशियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रोसकॉस्मोस की एक सहायक कंपनी है। और बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि पहली बार इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस
यानी कि आईटीबीपी ने अपनी फीमेल डॉक्टर्स को लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशंस पर भेजा है और ये कदम खास तौर पर एलएसी पर बढ़ रहे तनाव को देखकर ही उठाया गया है, जिसमें आईटीबीपी ने अपने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में बदलाव करके अपनी फीमेल ऑफिसर्स को इस तरह की फॉरवर्ड लोकेशंस पर डिप्लॉय किया है, और जबकि इससे पहले केवल मेल डॉक्टर्स ही एलएसी जैसी फॉरवर्ड लोकेशंस पर भेजे जाते थे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।